हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे, है ना? और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक दूसरा पार्ट लेके आए ना। पहले पार्ट में हम लोगों ने गांधी जी के जितने प्राथमिक आंदोलन हो गए थे 1915 से लेकर के 1922 तक, मतलब कि उनके आने से लेके चंपारण सत्याग्रह से लेकर के और असहयोग आंदोलन तक हम लोगों ने चीज़ों को देख लिया था। आज हम लोग जो है गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन तक के क्रियाकलाप को देखेंगे और इसके बीच में क्या क्या हुई वो सारी घटनाओं को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट की जो शुरुआत होगी वो ये सेकंड पार्ट है और ये शुरुआत होगी गांधी जी के 11 सूत्री मांगों से, अर्थात इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू होगी। ठीक है, तो दोस्तों इस सब बातों को आप लोग जो है मेरे बातों को सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा आखिर आंदोलन क्यों किया। देखिए, इस समय तक हुआ क्या, गांधी जी अब जो पूरी तरह का समझ चुके थे कि अब अंग्रेज जो है हम लोगों के पक्षधर नहीं है ना। गांधी जी आप लोग जानते हैं कि 1915 तक जो है अंग्रेजों के समर्थक थे। उन्हें लग रहा था कि अंग्रेज जो है हमारा साथ देंगे, हमें जो है आज़ादी देंगे, लेकिन अब गांधी जी समझ चुके थे कि अंग्रेज़ों की ऐसी कोई मंशा नहीं है। वो जो है अंग्रेज अब जान गए थे कि अंग्रेज जो हमें गुलाम बनाना चाहते हैं और लंबे समय तक ही हमें गुलामी बनाए रखेंगे। तो गांधी जी अब समझ चुके थे कि अब जो है आंदोलन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और गांधी जी का तो एक ही मूल मंत्र था, क्या, कि सत्य और अहिंसा के साथ जो है आंदोलन को करना है। तो इसी कारण जो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो गांधी जी जो है देखिए 1929 के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, बहुत ही फेमस अधिवेशन, इसी में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया था, है ना। इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय ले लिया गया था। और इस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। और इस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन, है ना। इन बातों को याद रखना है कि इस समय कौन थे ब्रिटिश प्रधानमंत्री। इसको याद इसलिए क्यों रखना है ये आगे मैं बताता हूँ। प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड और वायसराय थे भारत में लॉर्ड इरविन। तो गांधी जी जो है इन दोनों के समक्ष जो है अपनी 11 सूत्री मांगे, उन गांधी जी ने अपनी 11 मांगों को इन दोनों के सामने रखा। इसे ही हम लोग 11 सूत्री मांग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये मांग उन्होंने कब रखा था? 31 जनवरी 1930 को रखा था, है ना। 31 जनवरी 1930 को रखा था अपनी मांगों को कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। अब देखते हैं गांधी जी ने आखिर उनसे जो है मांगे क्या क्या मांगी थी। गांधी जी को भी ये बातें पता थी कि मैं जो मांग रहा हूँ वो लोग उनसे मानेंगे नहीं, और जब नहीं मानेंगे तो मेरे पास एक विकल्प होगा अगला आंदोलन चलाने का। ठीक है, तो इनकी मांगों को देखते हैं आखिर क्या क्या था। देखिए गांधी ने क्या क्या मांगे उनके सामने रखी थी। 11 सूत्री में कुछ प्रमुख है, उसे देखता हूँ। इनका पहला मांग था कि सेना के व्यय में जो 50% की कटौती किया जाए, क्योंकि सेना पर जो व्यय किया जाता था वो भारत के जो पैसा उसे व्यय किया जाता था। अंग्रेज जो है कोई अपना पैसा नहीं देते थे। तो इसमें महात्मा गांधी ने 50% कटौती करने की बात की। शराबबंदी को पूर्णतः बंद करने को कहा, है ना। पूर्ण शराबबंदी की बात की गई, क्योंकि इससे जो राजस्व प्राप्त होता था वो किसे प्राप्त होता था? वो अंग्रेजों को प्राप्त होता था। गुप्तचर विभाग में सुधार करने की बात की। इसके अलावा राजनीतिक बंदियों को रिहाई करने की बात की, है ना। जो राजनीतिक बंदी जो बनाए गए थे अंग्रेजों के द्वारा, इसे रिहाई करने की बात की गई। यहाँ पे जो है 2 चीज़ों को लेकर के बड़ा बखेड़ा आगे चल के शुरू होगा। एक ये बात पे कि राजनीतिक बंदी, है ना, राजनीतिक सारे बंदी नहीं है यहाँ पे, राजनीतिक बंदी, इसी को लेकर के आगे विवाद खड़ा होगा, जिसमें कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी जाएगी और जो है गांधी जी को कई आलोचना का भी सामना करना पड़ेगा। तो एक बात इसे रखना कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई की बात की गई। भारतीयों को जो हथियार रखने की बात की गई, है ना। देखिए गांधी जी हम लोग जानते हैं कि अहिंसक थे, लेकिन इस समय जो है गांधी भारतीयों को जो है ये मांग करते हैं कि भारतीयों को भी जो है हथियार रखने की अनुमति दी जाए। ठीक है, और दूसरा जो होता है, एक होता है नमक कर को समाप्त करने की बात की गई। इसे लेकर के भी एक बड़ा बखेड़ा शुरू होगा और इस नमक, छोटे से बात के लिए, नमक के लिए जिसकी कोई पूछ नहीं होती थी, कितना सस्ता होता है नमक, इसे लेकर के गांधी एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक के कारण ही जो है शुरू होगा। ठीक है, तो ये आपके मुख्य कारण थे। इसमें जो है 2 चीज़ें जो है आगे चल के भयानक सिद्ध होगी, एक ये राजनीतिक बंदी और दूसरा नमक कर आंदोलन। ठीक है, तो ये मांगे, इसके अलावा भी बहुत सारी मांगे थी, लेकिन ये मेन है। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा और भारत में वायसराय के द्वारा जो इन बातों को नहीं माना जाता है। ये तो स्वाभाविक था कि वो लोग इन बातों को नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे उनको जो है घाटा होने वाला था। तो अंततः उन्होंने जो है नहीं माना और गांधी जी ने यहाँ पे निर्णय ले लिया कि मैं जो हूँ अब आंदोलन चलाऊंगा। और गांधी जी यहाँ पे एक डायलॉग मारते हैं, डायलॉग को आप लोग को याद रखना है, उनके वक्तव्य को याद रखना है, वो एग्जाम में पूछा जाता है। गांधी जी यहाँ पे बोलते हैं कि मैंने जो है घुटनों के बल पर उनसे रोटियां मांगी थी, मैंने घुटनों के बल पर इनसे जो है रोटियां मांगी थी और बदले में मुझे क्या मिला? पत्थर मिला, है ना।
तो ये गांधी जी का वक्तव्य है, याद रखें। अब हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। देखिए अब जो है उनके बातों को नहीं मानने के बाद गांधी ने निर्णय ले लिया था कि वो जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। सविनय का तात्पर्य क्या होता है? विनय पूर्वक जो है अवज्ञा करना, है ना, निवेदन करना विनय पूर्वक, ये होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये शुरू कब होता है? 1930 में ही शुरू कर दिया जाता है। 11 सूत्री मांगों के जस्ट बाद ही से शुरू कर दिया जाता है। और यहीं पे गांधी जी बोलते हैं जो मैंने अभी बोला था, मैंने घुटनों के बल पर जो रोटी मांगी थी और बदले में मुझे क्या मिला है? पत्थर मिला है। इसी वक्तव्य के साथ गांधी जी इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत जो वो करते हैं कहाँ से? साबरमती आश्रम से शुरुआत करते हैं। कहाँ से? साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक वो मार्च करते हैं। साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचते हैं और दांडी से जो नमक कानून को तोड़कर यहाँ से आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ये 3 डेट यहाँ पे याद रखना है। एक डेट है 12 मार्च 1930, एकदम इसे रट लेना है, आप लोग को बहुत एग्जाम में आता है। 12 मार्च 1930 में जो है गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी मार्च का तात्पर्य क्या हुआ? साबरमती आश्रम से निकले और दांडी तक पहुँचे, तो ये हो गया दांडी मार्च, है ना। इसमें जो उनके साथ जो टोटल जो था, शुरू में थे 78 सत्याग्रही, है ना, 78 सत्याग्रही जो उनके साथ साथ चल रहे थे, लेकिन बाद में जो इनकी संख्या हजारों लाखों की हो जाती है, लेकिन शुरू में जो चले थे वो केवल 78 ही थे। और टोटल 240 मील के तक की उन्होंने जो है दूरी तय की थी। कितनी? 240 मील की दूरी तय की थी। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए यार, जब यहाँ से साबरमती से वो लोग कितने तारीख को चलते हैं? 12 मार्च 1930 को चलते हैं और दांडी पहुँच जाते हैं ये लोग 5 अप्रैल 1930 को। 5 अप्रैल 1930 को दांडी ये लोग पहुंच जाते हैं। चलिए अब 5 अप्रैल को पहुंचते हैं तो 5 अप्रैल को ही ये लोग जो है आंदोलन शुरू नहीं कर देते हैं। आप लोग जानते हैं गांधी जी ने बड़ा आराम से चीज़ों को करते थे। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ हड़बड़ करना, ये नहीं कि 5 अप्रैल को पहुँचे और उसी समय आंदोलन शुरू कर दे, नहीं, आराम से पहुँचे, आराम से वहाँ पे 5 अप्रैल को पहुँचे, आराम से सब व्यक्ति जो है मिल के आराम किए, इसके बाद आंदोलन शुरू होगा। देखिए अब आंदोलन कब से शुरू होता है। चलिए देखिए दोस्तों, हम लोग देख लिए थे कि 5 अप्रैल को पहुंच जाते हैं, लेकिन 5 अप्रैल को गांधी जी आंदोलन शुरू नहीं करते हैं। उस दिन आराम वो लोग करते हैं सारे सत्याग्रही। 6 अप्रैल को सुबह सुबह उठते हैं वो लोग और दांडी में जो है मुट्ठी भर नमक उठा करके नमक कानून को तोड़ते हैं ना। ये एक बात प्रतीक था कि हम लोग जो है अब सरकार की बातों को नहीं मानेंगे, सरकार को जो है कर नहीं देंगे, हम लोग खुद से अब नमक को बनाएंगे। इस समय सरकार ने किया क्या था कि नमक वो खुद बनाते थे और उस पर जो है टैक्स वसूलते थे, लेकिन गांधी जी ने नमक उठा करके नमक कानून को तोड़ा कि हम जो है अब सरकार को टैक्स नहीं देंगे। तो 6 अप्रैल 1930 को तो दांडी में जो है उन्होंने नमक सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। इन चीज़ों को याद रखना, 3 डेट आप लोग को याद रखना, 12 मार्च, 5 अप्रैल और 6 अप्रैल, इन तीनों डेट को आप लोग को याद रखना है। अब देखिए अलग अलग स्थानों पर जो है अलग अलग जो है इस आंदोलन का नेतृत्व करता हुए, सारे लोग तो पहुंच नहीं सकते थे। तमिलनाडु में इसका नेतृत्व किसने किया? सी राजगोपालाचारी ने। इन चीज़ों को याद रखना, तमिलनाडु में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व सी राजगोपालाचारी ने किया। मालाबार क्षेत्र में जो है के कलप्पन ने किया, है ना, मालाबार क्षेत्र में किसने किया? के कलप्पन ने किया। मुंबई में धरसना नामक स्थान पर सरोजिनी नायडू ने इसका नेतृत्व किया। और यहीं धरसना पर जो है अंग्रेज़ों के अत्याचार के बारे में जो है एक अमेरिकी पत्रकार थे वेब मिलर, इन्होंने जो अंग्रेज़ों के अत्याचार के बारे में अपने पत्रिका में छापा। इसको याद रखना है, वेब मिलर को। इसके बाद देखिए अगला कहाँ पे होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार में भी जो बिहार का मैं यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, बिहार में आंदोलन का नेतृत्व जो है कौन करते हैं? राजेंद्र प्रसाद करते हैं। बिहार में आंदोलन का नेतृत्व राजेंद्र प्रसाद करते हैं। तो बिहार जो है किसी तट के किनारे अवस्थित नहीं है कि कोई नमक बनाए। तो बिहार में क्या किया गया कि नमकीन मिट्टी को उबाल करके जो है ना, नमकीन मिट्टी को उबाल करके इससे जो है नमक निकाला गया और नमक कानून का उल्लंघन किया। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। तो बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने इसका नेतृत्व किया था। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ना, पश्चिम और उत्तर का जो सीमा है वहाँ पे जो है खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इसे एकदम VVI रखना है। कितनी बार आपके एग्जाम में आता है कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इसका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें कि सीमांत गांधी के भी नाम से जाना जाता है। अब देखिए उन्होंने जो एक संगठन बनाया जिसे नाम दिया गया खुदाई खिदमतगार, है ना, खुदाई खिदमतगार या फिर लाल कुर्ती इसका नाम दिया गया। इसे भी एकदम VVI है, याद रखना है। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती का संगठन किसने बनाया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था। कब, किस आंदोलन में बनाया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में बनाया। इन्होंने एक पख्तून नामक पत्रिका निकाला, है ना, इसे भी याद रखना है। पख्तून नामक पत्रिका भी यहाँ पे निकाला था इस आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। चलिए ये हो गई। अब हम लोग देखते हैं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, ठीक है। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में घटना क्या घटती है कि एक गढ़वाल रेजिमेंट है ना, जो कि अभी भी है गढ़वाल रेजिमेंट, ये सेना की एक रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट को अंग्रेज़ों ने जो है इस क्षेत्र में
गोली चलाने का आदेश देती हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं उस पर आप जो गोली चलाइए और उसे जो है मार के भगाइए वहाँ से। लेकिन इस गढ़वाल रेजिमेंट ने जो है अंग्रेजों की सरकार की बात को नहीं मानते और आंदोलन चलाने से मना कर देते हैं। तो इस बात को भी याद रखना है। कौन सा रेजिमेंट था? ये गढ़वाल रेजिमेंट था। अब हम लोग उत्तर पश्चिम हो गई, अब हम लोग चलते हैं पूर्वोत्तर भारत में, है ना। पूर्वोत्तर भारत में चलिए, उत्तर पश्चिम सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं पूर्वोत्तर भारत में, जिधर की अभी असम, त्रिपुरा, मेघालय, इधर यहाँ पे जो है आंदोलन का नेतृत्व जो है रानी गैडिल्यू ने किया था। किसने किया था? रानी गैडिल्यू, एक जो है 13 वर्ष की एक महिला थी, है ना, उसी ने जो है यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और नेहरू ने जो इसे रानी की उपाधि दी थी। ये रानी जो इसमें लगा हुआ, इस उपाधि किसने दी थी? नेहरू ने ये उपाधि दी थी। चलिए, ये आंदोलन जो बड़े व्यापक तौर पे चलता है, लेकिन अब आंदोलन जो है बहुत चल रहा था, तो अंग्रेजों को अब लगा कि जो है गांधी जी के साथ अब जो है समझौता करना चाहिए ताकि इस आंदोलन को रोका जा सके, क्योंकि आंदोलन से जो है अंग्रेजों को घाटा हो रहा था। तो उन्होंने जो है एक समझौता के लिए गांधी जी को बुलाया, और ये समझौता क्या होता है? गांधी इरविन समझौता होता है। और ये समझौता जो होता है दिल्ली में होता है, इसलिए इसे दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि इस समझौते में आखिर होता क्या है ना। देखिए, ये समझौता जो होता है 5 मार्च 1930 के होता है। गांधी इरविन क्यों नाम दिया? गांधी जी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और इरविन इस समय के वायसराय थे, तो इसीलिए इसे गांधी इरविन समझौता, और दिल्ली में हुआ इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस जो है समझौता करने में जो 2 लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका थी, एक थे तेज बहादुर सप्रू और जयकर। इसे याद रखना है। कौन कौन? इस आंदोलन में, इस समझौता करने में 2 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तेज बहादुर सप्रू और जयकर की। ये जो समझौता हुआ गांधी इरविन की बात, इसमें जो 2 बातें मानी गई। जैसे सबसे पहले किया गया कि आंदोलन को जो है अब समाप्त कर दिया जाए, है ना, आंदोलन को अब समाप्त कर दिया गया, और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगे। 2 निर्णय यहाँ पे लिया गया। क्या? कि आंदोलन को अब समाप्त, आंदोलन अब नहीं होगा, और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी भाग लेंगे। वहाँ पे देखिए अब आगे क्या होता है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने गांधी इरविन समझौता देख लिया। उसके तहत हुआ क्या कि आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और निर्णय लिया गया कि गांधी जो है द्वितीय अधिवेशन में भाग लेंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। लेकिन इसी बीच जो है मैंने आपको बताया था कि एक जो है महत्वपूर्ण घटना हो जाती है। क्या? सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की फांसी को लेकर के 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता हुआ। हम लोगों ने देखा कि 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन समझौता हुआ। उसमें में जो है गांधी जी ने राजनीतिक बंदियों को केवल छोड़ने की बात की थी, क्रांतिकारियों को छोड़ने की उन्होंने बात नहीं की थी। इसी को लेकर के 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर में फांसी दे दी जाती है ना। कहाँ पे? 23 मार्च 1930, इसे याद रखना हम लोग को। 23 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1930 को जो है गांधी इरविन समझौता होता है ना, और 23 मार्च 1931 को जो है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया जाता है। जब ये घटना घटती है तो गांधी जी से लोग जो है काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं कि उन लोगों का कहना था कि गांधी जी जो है इन लोगों को बचाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। लेकिन क्या करते? गांधी जी की अपनी मजबूरी थी, वो जो है सत्य और अहिंसा को छोड़ नहीं सकते थे। तो यहीं पे होता है 1931 का कराची अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे जब गांधी जी आते हैं तो गांधी जी को जो काले झंडे दिखाए जाते हैं ना, लोग जो है उसको काला झंडा दिखाते हैं कि आखिर आपने इन लोगों को बचाने का प्रयास क्यों नहीं किया। और इसी आंदोलन में जो सर्वप्रथम मौलिक अधिकार की मांग की जाती है, इसे याद रखना है। और यहीं पे गांधी जी ने एक बात कही थी। फिर गांधी जी एक डायलॉग मारते हैं, इस डायलॉग को भी याद रखना है आप लोग को। गांधी जी का एक वक्तव्य रहता है, गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है, गांधी जी क्या बोलते हैं कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद नहीं मर सकते हैं, इसी काले झंडे दिखाने के बाद। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, इसे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने देखा था गांधी इरविन समझौते में बात क्या होता है कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेते हैं। इस समय जो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड थे। और वायसराय जो है चेंज हो गए थे। वायसराय पहले इरविन थे, अब वायसराय जो है वेलिंगटन हो जाते हैं। कौन? वेलिंगटन यहाँ के वायसराय हो जाते हैं। चलिए, इसमें जो है गांधी जी भाग लेते हैं, लेकिन और यहाँ पे जो जाते हैं ये राजपूताना नामक जहाज से जाते हैं ना, इसे याद रखना है। गांधी जी जो है द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं और यहीं पे राजपूताना नामक जहाज से जाते हैं। जब गांधी जी वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे जो है सीढ़ियों पर वो जो अर्धनग्न फकीर, आधा जो है क्या धोती लपेटे हुए, वो जो सीढ़ियों को चढ़ रहे थे, तो वहीं पे चर्चिल उन्हें देखता है और उन्हें जो अर्धनग्न फकीर कह के पुकारता है ना। कहाँ पे? जब वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे तो चर्चिल जो उन्हें ऊपर से देखता है, उन्हें लगता है ये कौन सा अर्धनग्न फकीर जो है आ गया है ना,
जो कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और यहीं पे वो जो है इनको अर्धनग्न फकीर कह के पुकारता है। इस बात को याद रखना है। चलिए, लेकिन जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो होता है वो असफल हो जाता है। क्यों असफल हो जाता है? सांप्रदायिकता के विवाद को लेकर के वो जो है असफल हो जाता है। ठीक है, समस्या के कारण ये जो है असफल हो जाता है। इसके बाद गांधी जी जो है वहाँ से बीच में ही छोड़ के आ जाते हैं। सारे लोग तो बने रहते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब गांधी जी चले आए, इसका तात्पर्य हुआ कि कांग्रेस जो है वहाँ से छोड़ के चला आया। जब कांग्रेस छोड़ के चला आया तो फिर ये सम्मेलन कैसे सफल हो सकता है? तो इसके बाद देखिए आगे घटनाएं क्या होती है। चलिए देखिए दोस्तों, वहाँ से जो है गांधी जी छोड़ के आ जाते हैं। जो गांधी जी पहुँचते कहाँ हैं? वो बम्बई पहुँचते हैं जहाज़ से। और यहाँ पे गांधी जी फिर एक डायलॉग मारते हैं। सारे डायलॉग गांधी जी के बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे गांधी जी आने के साथ ही एक बात फिर बोलते हैं। यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो लोग उनसे पूछते हैं आखिर कि क्या हुआ, आप जो है लौट के आ गए। तो गांधी जी यहाँ पे बोलते हैं, मैं जो है खाली हाथ लौटा हूँ, है ना। मैं खाली हाथ, मतलब कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन से उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। तो बोलते हैं मैं जो है खाली हाथ लौटा हूँ, लेकिन अपने देश को जो है बिकने नहीं दिया है ना। लेकिन अपने देश को बिकने नहीं दिया है, इस बात को भी याद रखना है। गांधी जी कहते हैं मैं खाली हाथ लौटा हूँ लंदन से, लेकिन अपने देश को वहाँ पे झुकने नहीं दिया है, बिकने नहीं दिया है। इसके बाद गांधी जी जब आते हैं तो गांधी जी को यहाँ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कुछ खास प्राप्त नहीं होता है। गांधी जी जो है पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करने का निर्णय लेते हैं ना। और गांधी जो है सविनय अवज्ञा को पुनः शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही आंदोलन को अंग्रेजों के द्वारा दबा दिया जाता है और आंदोलन जो है यहाँ पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं सांप्रदायिक पंचायत, जैसे कि कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इसे बहुत ही आपके एग्जाम की दृष्टि से VVI है, याद रखना। ठीक है, देखिए दोस्तों, हम लोग जान रहे हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस कारण जो है स्थगित कर दिया गया था, असफल हो गया था। इसी सांप्रदायिक पंचायत है ना, कम्युनल अवार्ड के ही कारण है ना। तो जब वहाँ के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड जो होते हैं वो बोलते हैं कि जब वहाँ पे असफल हो गया, लेकिन हम जो है इसे लागू करके रहेंगे। तो 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की जाती है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इसमें किया जाता है कि मुस्लिम, सिख, ईसाई के साथ साथ जो है दलित वर्गों को जो है अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से जो है अलग किया जाता है और पृथक निर्वाचन प्रणाली इन्हें दी जाती है। क्या दी जाती है? पृथक निर्वाचन प्रणाली, इसे याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या किया रेमजे मैकडोनाल्ड ने कि मुस्लिम, सिख और ईसाई के साथ साथ दलित वर्गों को भी अल्पसंख्यक माना और हिंदुओं से जो है किसे अलग कर दिया? दलित वर्गों को अलग कर दिया। दलित वर्ग हम लोग जानते हैं कि हिंदू में ही आते हैं, लेकिन उसने जो है दलितों को हिंदुओं से अलग कर दिया और उनके लिए पृथक निर्वाचक प्रणाली की शुरुआत की। इस कम्युनल अवार्ड के बाद आपको याद रखना है कम्युनल अवार्ड का कौन था? इसका संस्थापक किसे माना जाता है? रेमजे मैकडोनाल्ड को। तो इस घोषणा के बाद जो है गांधी जी बहुत ही दुखी होते हैं। गांधी जी इसी कारण से जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को छोड़ के आए थे और उसी बात को यहाँ पे फिर से लागू कर दिया। तो गांधी जी इससे जो बहुत दुखी होते हैं और आगे चल के देखिए कि क्या होता है। और दलित वर्ग के कौन थे समर्थक? हम लोग सभी जानते हैं कौन? अम्बेडकर, है ना। याद रखना है, दलितों के समर्थक कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। देखिए दोस्तों, जब गांधी जी इन बातों को सुनते हैं तो इस समय जो गांधी जी यरबदा जेल में थे। कहाँ थे? यरबदा जेल में थे। और वहीं पे गांधी जी जो आमरण अनशन करने की घोषणा कर देते हैं। कहाँ पे? पूना पैक्ट की घटना है। गांधी जी इस समय जो यरबदा जेल में थे और यहीं पे उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी। किसके खिलाफ? इसी सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड के, जो कि रेमजे मैकडोनाल्ड ने शुरू किया था। उन्होंने कहा कि अगर ये बात जो है लागू होती है तो मैं जो है आमरण अनशन करूँगा। ठीक है, और यहीं पे जो है अंबेडकर जो थे वो दलितों के समर्थक थे और गांधी जी पूरे भारत के समर्थक थे। तो इन दोनों के बीच जो है एक समझौता होता है। ठीक है, अगर गांधी जी, हम जान रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं कि गांधी जी आमरण अनशन में बैठ जाते हैं, अंबेडकर भी समझ जाते हैं अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो समझ लीजिए कि मेरा खैर नहीं है ना। तो अंबेडकर भी इस बात को लेकर के डर जाते हैं। तो उन्होंने जो है गांधी जी के साथ जो है समझौता करते हैं, जो कि पूना समझौता के नाम से जाना जाता है ना। इस जगह जो है पूना में होता है समझौता, इसलिए जो है पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और ये होता कब है? 1932 में, सांप्रदायिक पंचायत के जस्ट बाद, है ना। चलिए, अब यहाँ पे होता क्या है कि जब ये समझौता में क्या क्या होता है उसे देखते हैं। समझौता में होता क्या है कि दलितों के लिए जो है पृथक निर्वाचन समाप्त कर दिया जाता है ना। क्या किया जाता है? दलितों का पृथक निर्वाचन जो कि यहाँ पे दिया गया था, इसे जो है समाप्त कर दिया जाता है। और दलितों की जो है गांधी जी कहते हैं कि पृथक निर्वाचन आप लोगों के लिए समाप्त कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को जो है सीटों की संख्या हम बढ़ा देंगे, है ना। पृथक निर्वाचन प्रणाली तो आपको नहीं दिया जाएगा, लेकिन सीटों की संख्या जो है हम दलितों के लिए बढ़ा देंगे। तो गांधी जी के बोलने पर जो सीटों की संख्या इनकी बढ़ा दी जाती है। देखिए सीटों की संख्या कितनी कितनी की जाती है।
देखिए प्रांतीय विधानमंडल में जो सीटों की संख्या पहले 71 थी, है ना, कितनी थी 71, इसे बढ़ा करके अब 147 कर दिया गया, इसे याद रखना है। प्रांतीय विधानमंडल में पहले दलितों के लिए जो 71 सीट आरक्षित थी, अब इसे बढ़ा करके 147 कर दिया गया। और केंद्रीय विधानमंडल में जो है सीटों की संख्या जो 18% बढ़ा दिया गया, है ना, कितना कर दिया गया 18% बढ़ा करके कर दिया गया। इन बातों को याद रखना है कि प्रांतीय विधानमंडल में 71 से बढ़ाकर 147 सीटें दलितों के लिए कर दी गई और पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया गया। और केंद्रीय विधानमंडल में इनकी सीटों की संख्या बढ़ाकर 18% कर दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये पूना पैक्ट समाप्त होता है और गांधी और अंबेडकर और गांधी के बीच ये समाप्त होता है और दलितों की पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर दी जाती है। अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, बीच में जो बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें उसे मैंने छोड़ दिया। अब देखिए हम लोग पहुंचते हैं 1937 में जो है भारत में चुनाव होता है। 1937 में जो है प्रांतीय चुनाव होता है जिसमें 11 प्रांतों में चुनाव होता है। ठीक है, 1937 में 11 प्रांतों में चुनाव होता है। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। 1937 में कितने प्रांतों में चुनाव हुए थे? 11 प्रांतों में, जिसमें कांग्रेस को जो है पूर्ण बहुमत मिलता है 5 प्रांतों में ना, पूर्ण बहुमत मिलता है 5 प्रांतों में। 3 प्रांतों में जो है गठबंधन की सरकार बनाती है कांग्रेस, और जो टोटल सरकार बनती है वो सरकार हो जाती है 8 प्रांत में, है ना। मतलब कि 11 में से जो है 8 प्रांत में कांग्रेस को सरकार मिलती है, लेकिन पूर्ण बहुमत जो है उसे 5 में मिलती है, 3 में गठबंधन की सरकार बनाती है। इस प्रकार टोटल 8 जगह जो है कांग्रेस सरकार बनाती है और कांग्रेस जो है 3 जगह हार जाती है। देखिए गठबंधन की सरकार कहाँ कहाँ बनाती है? बम्बई में, असम में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, है ना। कहाँ कहाँ गठबंधन सरकार बनाती है? बम्बई में, असम में और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में। और 3 जगह जहाँ पे हार जाती है कांग्रेस, उसे देखना जरूरी है। देखिए 3 जगह जहाँ हार जाती है वो पहला है बंगाल, दूसरा है पंजाब और तीसरा है सिंध। देखिए पंजाब और बंगाल जो है ना हमेशा से ही अलग रहा है। जो भी केंद्र में सरकार रहती है उससे हमेशा हट के यहाँ पे सरकार रहती है, अभी भी देख सकते हैं ना। तो उस समय भी ये होता है कि बंगाल में जो है अलग सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाती है। यहाँ पे जो है बंगाल में लीग, मुस्लिम लीग और कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनती है। बंगाल में किसकी सरकार बनती है? मुस्लिम लीग के साथ कृषक प्रजा पार्टी की गठबंधन की सरकार बनती है। पंजाब में जो है मुस्लिम लीग के साथ यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। किसकी? पंजाब में मुस्लिम लीग के साथ यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। और सिंध में एक अलग ही सरकार बनती है जो कि अलग होती है, उसे ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे टोटल 28 माह तक जो ये सरकार चलती है। कितने माह तक? 28 माह तक जो ये सरकार चलती है। इसके बाद जो है इन्होंने यहाँ पे त्याग पत्र दे दिया जाता है। तो ये आप लोग को याद रखना कि ये चुनाव जो होता है, सरकारें जो बनती है वो कितने माह तक चलती है? 28 माह तक चलती है। इसके बाद त्याग पत्र दे दिया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि अगला आंदोलन क्या होता है। अब दोस्तों देखिए गांधी जी का एक बड़ा आंदोलन होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में, है ना। देखिए दोस्तों इस समय होता क्या है कि इस समय हम लोग जानते हैं कि इस समय जो है 40 के आसपास जो है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है ना। 39 से 45 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू होता है तो इसमें अंग्रेजी सरकार करती क्या है कि भारतीयों से बिना पूछे भारतीयों को अपना पक्षधर घोषित कर देती है। कि उनका कहना यह होता है, अर्थात उन्होंने क्या किया कि उन्होंने घोषणा कर दिया कि भारतीय जो हैं द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ हैं, तो जबकि भारतीय के साथ तो ऐसा था नहीं। तो इसी के विरोध में यह आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन का उद्देश्य था कि लोगों को यह बताना कि हम जो है अंग्रेज़ों के साथ नहीं हैं ना। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि हम अंग्रेज़ों के साथ नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय जो है जापान जो है बहुत ही उग्र स्थिति में आ चुका था, है ना। और वो लोगों को ऐसा अब लग चुका था कि अब जो है जापान किसी को नहीं छोड़ेगा, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान अकेला ही जो है अपने पार्टी को जिता देगा। तो ऐसा लगने लगा था कि अंग्रेज़ जो है हार जाएंगे। इसीलिए जो है जापान से बचने के लिए भारतीयों ने यह गांधी जी के साथ लोगों ने यह घोषणा करना शुरू कर दिया था कि हम जो है अंग्रेज़ों के साथ नहीं हैं, ताकि जापान के आक्रमण से बचा जा सके। ठीक है, तो इन्होंने जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू होता है? पवनार, महाराष्ट्र से आंदोलन की शुरुआत होती है। पवनार, महाराष्ट्र से आंदोलन की शुरुआत होती है। इसमें जो अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्ति जो है आते हैं, भाषण देते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम आंदोलन में अंग्रेज़ों के साथ नहीं हैं, अंग्रेज़ों के साथ नहीं हैं। तो इसमें जो प्रथम सत्याग्रही आते हैं, जो पहली बार स्टेज पर आते हैं, वो आते हैं विनोबा भावे, है ना। जो लोग ऐसे ही आते हैं, भाषण देते हैं, अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो पहले सत्याग्रही आते हैं विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही आते हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन? दूसरे सत्याग्रही कौन आते हैं? जवाहरलाल नेहरू। अब हम लोग देखते हैं कि तीसरे सत्याग्रही कौन आते हैं। तीसरे सत्याग्रही आते हैं ब्रह्मदत्त, है ना। इन तीनों को याद रखना है। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस प्रकार टोटल जो है इस आंदोलन लगभग 25,000 से अधिक लोग जो है सत्याग्रही जो है जेल गए थे, ना।
और इस आंदोलन को जो है दिल्ली चलो आंदोलन नाम दिया है, क्योंकि ये जो है आंदोलन पावनार महाराष्ट्र से शुरू हुआ था और इनका जो है ये लक्ष्य था कि लोगों को ऐसे ही बताते हुए महाराष्ट्र से होते हुए दिल्ली तक जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अंततः आंदोलन आप लोग जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जापान की हार हो जाती है, अंग्रेजों के पक्ष जीत जाते हैं और यह आंदोलन जो है समाप्त हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 1942 की एक घटना, मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन से पहले की एक घटना है। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले जो है क्रिप्स मिशन भारत आता है मार्च 1942 में। क्रिप्स मिशन आता क्यों, ये देखिए, हम लोगों ने देखा था कि जापान जो है लगातार अपनी शक्ति बढ़ रही थी। अगर भारत के आसपास के क्षेत्रों को देखा जाए ना, भारत के आसपास जो वर्मा पूर्वोत्तर क्षेत्र में जितने देश हैं उन सब पर जो है जापान ने आक्रमण करके उस पर जो है कब्जा कर लिया था। तो अब जो है ऑस्ट्रेलिया, USA, चीन, ब्रिटेन पर जो है ये दबाव बनाने लगे थे कि वो जो है भारत को स्वतंत्र कर दें, भारत को स्वतंत्र कर दें, इनका जो है दबाव बनने लगा था। ठीक है, तो इसी समय जो यहाँ पे चर्चिल यहाँ पे थे, है ना, चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, वो जो है क्रिप्स मिशन भारत को भेजते हैं, क्रिप्स मिशन भारत भेजते हैं और वो जो है कई प्रकार की घोषणाएं करते हैं। इन घोषणा को हम लोग देखते हैं आखिर क्रिप्स मिशन में क्या घोषणा की गई थी। तो चर्चिल जो तो क्रिप्स मिशन लाता, उसकी बातें महत्वपूर्ण देखते हैं क्या इसमें जो भी बातें कही गई थी वो कही गई थी युद्ध के बाद। देखिए, इसमें कहा गया कि भारत को जो स्वशासन की स्थापना किया जाएगा, अर्थात युद्ध के बाद जो उन्होंने जो डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, इसे याद रखना है। क्रिप्स मिशन में क्या कहा गया कि भारत में जो है स्वशासन की स्थापना की जाएगी, अर्थात भारतीय जो है शासन करेंगे, अर्थात युद्ध के बाद जो है डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा भारतीयों को। और ये युद्ध की बात जो घटना है ना, यही जो है भारतीयों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि भारतीय अब जान गए थे कि अंग्रेज जो है धोखेबाज हैं, वो जो है कोई भी बात करते हैं और बाद में मानते नहीं है। जब युद्ध के बाद की बात है तो वो कैसे भारत इस बात को मान सकते थे। ठीक है, इसके बाद उनका दूसरा बात रहता है कि भारत को जब पूर्ण उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन वो भी युद्ध के बाद दिया जाएगा। तीसरा बात था कि यहाँ पे जो संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, लेकिन वो भी जो है युद्ध के बाद किया जाएगा। ठीक है, अब क्या गारंटी थी कि युद्ध के बाद ये किया ही जाता, इसीलिए जो है यह आंदोलन को भारतीय लोगों ने जो मानने से मना कर दिया है ना। और ये आंदोलन यह क्रिप्स प्रस्ताव जो असफल रहता है, क्योंकि सभी बातें जो है युद्ध के बाद थी और भारतीय जान रहे थे कि अगर हम लोग अभी साथ दे देंगे तो युद्ध के अगर में जीत जाते हैं तो वो लोग जो है हमारा साथ नहीं देंगे, हमारी बातों को नहीं मानेंगे, इसलिए जो है भारतीयों ने इस बात को मानने से मना कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस बात को लेकर के कुछ बातें कही गई क्रिप्स मिशन को लेकर के, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, गांधी जी क्रिप्स मिशन को लेकर के कहते हैं ये जो है पोस्ट डेटेड चेक है। गांधी जी क्या कहते हैं क्रिप्स मिशन को लेकर के, ये जो है पोस्ट डेटेड चेक है। गांधी जी कहते हैं यह एक ऐसा बैंक है जो कि लूट रहा है। गांधी जी क्रिप्स मिशन के बारे में कहते हैं यह एक ऐसा बैंक है जो कि टूट रहा है या फिर लूट रहा है। नेहरू जी इसके बारे में कहते हैं क्रिप्स मिशन के बारे में, जब मैंने इस प्रस्ताव को पढ़ा तो बुरी तरह से मैं मायूस हुआ। ये किसका वक्तव्य है, ये नेहरू जी की बातें हैं, इसे याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब जब क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है तो गांधी जी अब जो है भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय ले लेते हैं। अब पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर गांधी जी ने ये निर्णय लिया क्यों भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का, जबकि बहुत सारे लोग जो है इसके पक्ष में नहीं थे। खास बहुत सारे लोगों में देखा जाए तो नेहरू जी, अंबेडकर, है ना, ये सब पटेल, ये सब जो है आंदोलन चलाने के इस समय मूड में नहीं थे, लेकिन गांधी जी ये चला लिए। क्यों, उसकी बात बताता हूँ गांधी जी का क्या मानना था। देखिए, इस समय हम जान रहे हैं कि जापान जो है पूरे अपने मूड में था, है ना, पूरे राज्यों को जो है वह उत्तर पूर्व में जीत चुका था। ऐसा लग रहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज हार जाएंगे। गांधी जी को ऐसा लग रहा था कि अगर इस समय जो है अंग्रेज हमारे राज्य को छोड़ के नहीं जाते हैं तो जापानियों को क्या लगेगा कि ये जो है ब्रिटिश प्रांत है और इस पर जो है बहुत सारा हमला किया जाएगा। तो गांधी जी का कहना था कि अगर ब्रिटिश जो है जापानियों के आने से पहले छोड़ के चले जाते हैं तो जापान को लगेगा कि ये जो है ब्रिटिशों का प्रांत नहीं है और जो है हम हमला से बच जाएंगे। गांधी जी का यही कारण था कि उन्होंने कहा कि अब जो है भारत छोड़ो आंदोलन को चला लिया जाए। भारत छोड़ो आंदोलन में अर्थात अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे, जापानियों को लगेगा कि यहाँ पे अंग्रेज नहीं है और वो जो है भारत पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ अंग्रेजों का राज्य था वहीं वहीं जापानी जो है हमला कर रहे थे, उस क्षेत्र को जीत रहे थे। ठीक है, तो ये कारण था मुख्यतः गांधी जी का आंदोलन चलाने का। तो इसे जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये अगस्त में यह आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। ठीक है, अब देखिए, जब गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चलाने का निर्णय लेते हैं तो बहुत सारे नेता जो है इसके पक्ष में नहीं रहते। तो गांधी जी इस समय जो गुस्सा में आ जाते हैं और गांधी जी फिर यहाँ पे एक डायलॉग मारते हैं, इसे भी आप लोग को याद रखना है। गांधी जी यहाँ पे बात बोलते हैं कि मैं देश के बालू से ही जो है कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। गांधी जी क्या कहते हैं कि अगर कांग्रेस मेरे साथ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जो है देश के बालू से ही जो है ना कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। इस वक्तव्य से जो है कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो है
अब समझ जाते हैं कि अब जो है उनको गांधी जी का साथ हर हाल में देना ही देना होगा। और इसके बाद जो है सभी नेता जो है बढ़ चढ़ के आंदोलन में भाग लेते हैं। इसके बाद की घटना देखिए क्या होती है। देखिए 8 अगस्त और 9 अगस्त डेट को याद रखना। 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक बैठक में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। कहाँ पे? 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक की बैठक में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। 9 अगस्त को जो है आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, लेकिन 9 अगस्त को सवेरे सवेरे ही ऑपरेशन जीरो आवर जो है अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा जो ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया और सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसमें कि उनको कहाँ कहाँ गिरफ्तार करके रखा गया ये देखते हैं। गांधी जी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया। सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया है ना। कस्तूरबा गांधी को भी गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया। बांकीपुर जेल कहाँ? वही स्टेशन के पास था, अभी तो समाप्त हो चुका है। तो बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया। और इसी आंदोलन में गांधी जी नारा देते हैं, करो या मरो का नारा, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही देते हैं। अब देखिए और सभी भारत छोड़ो आंदोलन में क्या घटना होती है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो है आज़ाद दस्ता नामक एक संगठन बनता है। कौन? क्या संस्था बनती है? आज़ाद दस्ता नामक एक संस्था बनती है। जयप्रकाश नारायण इस संस्था को बनाते हैं। जेपी जयप्रकाश नारायण इस संस्था को बनाते हैं और आंदोलन का ये नेतृत्व करते हैं, क्योंकि सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब जो है छोटे नेताओं को ही आगे आना था। तो जयप्रकाश नारायण जो आज़ाद दस्ता संगठन बनाते हैं और आंदोलन को चलाते हैं। रेडियो प्रसारण में जो उषा मेहता का महत्वपूर्ण नाम आता है ना। उषा मेहता ने जो है रेडियो प्रचार के माध्यम से जो आंदोलन का प्रचार किया। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब आंदोलन जब शुरू हो जाता है तो कई जगह जो है समानांतर सरकार बनती है। अब आपको मन में आएगा समानांतर सरकार आखिर होती क्या है। ऐसे समझिए समानांतर सरकार, अभी भारत में जो हम लोग जानते हैं बीजेपी की सरकार है ना। अगर बीजेपी की सरकार तो केंद्र में है ही, और आप अगर अपना सरकार बना लेते हैं, है ना, आपका अपना रुपया हो जाता है, आपका अपना मंत्रिपरिषद हो जाता है, आपके अपने मंत्री हो जाते हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि एक सरकार तो केंद्र में चल रही है और एक सरकार जो है आपके भी उसी के समानांतर चलेगी। इसे ही हम लोग जो है समानांतर सरकार कहते हैं। तो यहाँ पे जो है भारत में भी ऐसा किया जा रहा था कि अंग्रेजों के शासन को हम नहीं मानेंगे, अब जो है हम अपना शासन करेंगे। यही होता है समानांतर सरकार। तो बलिया में जो है, यूपी में जो बलिया, यहाँ पे चित्तू पांडे नामक व्यक्ति ने जो है समानांतर सरकार के गठन किया। सतारा महाराष्ट्र में जो है वाई.बी. चौहान और नाना पाटिल ने जो है आंदोलन किया और समानांतर सरकार का गठन किया। बंगाल के मेदिनीपुर जिले में जो है तामलुक जो स्थान है वहाँ पे जातीय सरकार का गठन किया गया ना। तामलुक बंगाल में जातीय सरकार का गठन किया। और सतारा जो महाराष्ट्र में जो है, जो ये सतारा की जो थी, ये जो है सबसे लंबे समय तक जो है सरकार चली थी ना। सबसे लंबे समय तक जो सरकार चली थी वो सतारा की चली थी। ठीक है। इसके बाद जो है ये आंदोलन तो इतने जगहों पे होता है, विस्तार आंदोलन होता है, काफ़ी हजारों लाखों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। लेकिन आप सभी जान रहे हैं कि जब आंदोलन का नेतृत्व करता कोई नहीं था तो आंदोलन को जो है अंग्रेजों के लिए दबाना आसान हो गया और अंततः जो है इस आंदोलन को अंग्रेजों के द्वारा जो है दमन कर दिया गया। लेकिन अब आंदोलन से इतना बात तो स्पष्ट हो चुका था कि अब जो है भारतीयों को गुलाम बना के रखना लंबे समय तक अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी, है ना। इसके बाद जो है लगातार कई प्रकार के आगे जो है बड़े आंदोलन तो नहीं होते हैं, केवल समझौते ही होते हैं। लेकिन अंततः 42 के बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिल जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार ये आंदोलन, यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन जो है समाप्त होता है और गांधी जी के जो महत्वपूर्ण आंदोलन जो है यहाँ पे समाप्त होते हैं। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कहानी के माध्यम से समझ लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।